Hello student, this is my first lecture on IPC, and in this lecture I will discuss on territorial jurisdiction of IPC. इस लेक्चर में हम IPC के क्षेत्रीय विस्तार पे बात करेंगे, IPC कहाँ तक अप्लाई होती है इस पे हम बात करेंगे। IPC ऑनर्स थर्ड सेम और LLB 3 ईयर फर्स्ट सेम दोनों में ही है, दोनों के सिलेबस में है, तो ये लेक्चर दोनों के लिए है। जो IPC है इसको स्टार्ट करने के पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जो फर्स्ट यूनिट है आईपीसी का उसके सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला टॉपिक है आईपीसी का, एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ आईपीसी। आईपीसी का कहाँ तक विस्तार है, पहला टॉपिक है, या इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी। आईपीसी का क्षेत्राधिकार कहाँ तक होता है। ये जो आईपीसी का क्षेत्राधिकार होता है दो पार्ट में है, इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और सेकंड है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो हम दोनों सेपरेट लेक्चर में इस पर बात करेंगे। दूसरी टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ आईपीसी, डेफिनेशन ऑफ क्राइम। डेफिनेशन ऑफ क्राइम, क्राइम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, हम इसको डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक में। देन थर्ड टॉपिक इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। जो अपराध होते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑफेंस के होने के लिए, जैसे एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, एक्टर सीरियस होना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए, ये एसेंशियल एलिमेंट होते हैं क्राइम के। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा स्टेजेस इन द कमीशन ऑफ क्राइम। अपराध कार्य करने की जो स्टेजेस होती हैं, जब भी कोई ऑफेंस होता है, कोई क्राइम होता है तो स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले हम कुछ करते हैं, देन कुछ करते हैं, देन कुछ करते हैं, लास्ट में कंप्लीट होता है। तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं किसी ऑफेंस को करने में, वो सारी स्टेजेस को भी हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट अटेम्प्ट एंड इट्स इसेंशियल। जो अटेम्प्ट होता है, प्रयत्न होता है किसी अपराध को करने का, अटेम्प्ट क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं। तो ये सारा जो आपका सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का है। आज जो हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ आईपीसी। आईपीसी का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक है, प्रादेशिक विस्तार कहाँ तक है। ये जो एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ आईपीसी है ये दो तरह का होता है, इंटर टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ठीक, तो ये जो फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा ये यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पर होगा। ठीक है, आईपीसी को स्टार्ट करने के पहले हमारे लिए जानना भी जरूरी है कि आईपीसी किसने बनाई, कब बनी, ये जानना जरूरी है। तो आईपीसी जैसा आपने लिखा हुआ है इंडियन पिनल कोड 1860। आईपीसी का फुल नेम है इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 इसका फुल नेम है। आईपीसी किसने बनाई, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टेब्लिश इन 1834। 1834 में पहला विधि आयोग कंस्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था। इसके ये चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले, और इन्हीं की चेयरमैनशिप में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसके पहले मतलब 1834 को जब लॉ कमीशन बना करके इसको जिम्मेदारी दी गई थी आईपीसी को बनाने की, इसके पहले हमारे इंडिया में कोई यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ नहीं था। अलग अलग रियासतों में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरह के पिनल लॉ हुआ करते थे। तो फर्स्ट टाइम ये कोशिश की गई, सीरियस कोशिश की गई कि पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ बनाया जाए, और उसकी जिम्मेदारी दी गई लॉर्ड मैकाले को। इनकी चेयरमैनशिप में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई कि आप एक पूरे इंडिया के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए एक कॉमन, एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ बनाइए। ठीक है, तो इनको जिम्मेदारी दी गई, फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। कब ये पास हुआ, 1834 में। इनको लायबिलिटी देने के बाद में कई बार, 2-3 बार इन्होंने अपना ड्राफ्ट पेश किया, उस पर डिस्कस किया गया, और लास्ट में 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी का इनैक्टमेंट हुआ। इनैक्टमेंट मीन्स 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी बन गई। आईपीसी लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हो जाती है, इस पर गवर्नर जनरल के सिग्नेचर हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं इनैक्टमेंट की डेट। 6 अक्टूबर 1860 ये आईपीसी के इनैक्टमेंट की डेट है। इस दिन आईपीसी बन गई थी, क्योंकि इस दिन ये पास होकर के इस पर गवर्नर जनरल के साइन हो गए थे। ठीक,
लेकिन इमीडिएटली आईपीसी को अप्लाई नहीं किया गया, इमीडिएटली आईपीसी को इन्फोर्स नहीं किया गया। इसको इन्फोर्स करने के लिए थोड़ा इंतज़ार किया गया। 1 जनवरी 1862 को इसका इन्फोर्समेंट होता है। ठीक है, आईपीसी बन गई थी, पास हो गई थी 6 अक्टूबर 1860 को ही, बट इट वाज नॉट इमीडिएटली इन्फोर्स्ड इन इंडिया। क्यों नहीं इमीडिएटली इन्फोर्स किया गया? क्योंकि इसके पहले पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लॉ हुआ करते थे, अलग अलग पिनल कोड हुआ करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी अनसर्टेनिटी थी। फर्स्ट टाइम एक ऐसा लॉ बन के आया था, एक ऐसा पिनल लॉ बन के आया था जो कि पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा था। तो टाइम देने के लिए कि सभी जो जजेस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या लोग हैं, ये सब लोग कम से कम जान सकें कि जो नई आईपीसी बनी इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या इसको ऑफेंस बनाया गया, किसको ऑफेंस नहीं बनाया गया। तो इसीलिए टाइम गैप दिया गया, जिससे सभी लोग अच्छे से आईपीसी को पढ़ के जान सकें कि आईपीसी में क्या है। तो इसीलिए इसको डिफ़र किया गया, इसके इन्फोर्समेंट को 1 जनवरी 1862 को इसको इन्फोर्स कर दिया गया। मतलब 1 जनवरी 1862 के दिन के बाद से जो भी ऑफेंस इंडिया में जो हो रहे होते हैं उन पर आईपीसी अप्लाई हो गई। और 1 जनवरी 1862 के पहले जो ऑफेंस किए गए होते हैं, जो भी क्राइम किए गए थे लोगों के द्वारा, वो जैसे पुराने लॉ जहाँ के हुए थे, जो पिनल लॉ पहले के थे, उसके अकॉर्डिंग ही उसको डील किया गया। ठीक है, मतलब 1 जनवरी 1862 के बाद जो भी कोई ऑफेंस किया जाएगा इंडिया में उस पर आईपीसी अप्लाई होनी थी। लेकिन 1 जनवरी 1862 के पहले जो कोई ऑफेंस हो चुका था उस पर जो पुराना लॉ था, ओल्ड पिनल लॉ जो भी रहे होंगे, वो उस पर अप्लाई होते रहे हैं। ठीक, तो इस डेट को हम कहते हैं इन्फोर्समेंट डेट। तो 3 बातें आपको आईपीसी के लिए याद रखनी है। पहली बात, हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द आईपीसी? तो इट वाज प्रिपेयर्ड बाय लॉर्ड मैकाले। सेकेंड थिंग, व्हेन वाज आईपीसी इनेक्टेड? आईपीसी कब बनाई गई? 6 अक्टूबर 1860 को बनाई गई। देन थर्ड पॉइंट, व्हेन इट वाज इन्फोर्स्ड, ये कब लागू किया गया? तो इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 1 जनवरी 1862। तो ये 3 डेट आपको आईपीसी के बारे में याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी, जो आज हमारा टॉपिक है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी। आईपीसी का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कहाँ तक है? मतलब आईपीसी कहाँ तक लागू होती है? तो आईपीसी अप्लाइज ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरे भारत को लागू होती है, जम्मू कश्मीर को भी लागू होती है, मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है इसको भी अप्लाई होती है। ठीक है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार जो आईपीसी का, ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ये सेक्शन 2 आईपीसी में बात की गई इसकी। एंड सेकंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ये सेक्शन 3 एंड 4। ठीक है, जो आईपीसी है इसका जुरिडिक्शन, इसका क्षेत्राधिकार 2 तरह का होता है। इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, इसको आईपीसी के सेक्शन 2 में बताया गया है। एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, इसको आईपीसी के सेक्शन 3 और 4 में बताया गया। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पर। इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होता है? Jurisdiction of the court to try the offences committed within the India is known as inter-territorial jurisdiction। भारत के अंदर किए गए अपराधों के विचारण की जो न्यायालय की अधिकारिता होती है उसको कहा जाता है अंतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। इसी तरीके से कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो कि इंडिया के बाहर किए गए होते हैं, लेकिन उस पर भी इंडियन कोर्ट को जुरिडिक्शन होता है। तो ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक, जो ऑफेंस इंडिया के बाहर किए गए होते हैं उसमें जो कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है, दैट जुरिडिक्शन इज नोन एज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। ठीक है, तो इंटर क्या हो गया?
jurisdiction of the court to try the offence committed within India. Extraterritorial jurisdiction of the court to try the offences committed outside India is known as extraterritorial jurisdiction. तो हमारी जो IPC है ये इंडिया के अंदर भी अप्लाई होती है एंड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये इंडिया के बाहर भी अप्लाई होती है. बाहर वाले को हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बोलते हैं और जो इंडिया के अंदर अप्लाई होती है उसको हम कहते हैं इंटर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. ठीक है, तो आज हम इंटर टेरिटोरियल पर ही बात करते हैं कि अंतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्या होता है. ठीक है, सेक्शन 2 क्लियरली कहता है कि इंडिया के अंदर जो कोई भी ऑफेंस किया जाएगा वो IPC के द्वारा ही पनिश किया जाएगा. ठीक है, तो ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया शैल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पीनल कोड. तो सेक्शन 2 बिल्कुल क्लियरली कहा जाता है कि विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो कोई भी ऑफेंस किया जाएगा उस पर IPC लागू होगी और वो ऑफेंस IPC से ही दंडनीय होगा, IPC ही उसको पनिश करेगी. ठीक है, अब इंडिया के जो अंदर है, विद इन इंडिया जो वर्ड यूज़ किया गया है, विद इन इंडिया क्या होती है. ठीक, विद इन इंडिया हम किसको बोलेंगे. ठीक है, इंडिया सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया IPC में कि इंडिया क्या होती है. इसके अकॉर्डिंग जितनी भी टेरिटरी है इंडिया की वो इंडिया में आएगा. जम्मू कश्मीर पहले इसमें नहीं हुआ करता था लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी इंडिया में आ जाएगा. ठीक, तो सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग पूरी इंडिया की जो टेरिटरी होती है वो इंडिया में आएगी और अब जम्मू कश्मीर भी इंडिया में आ जाएगा. तो विद इन इंडिया की बात जो हम करते हैं तो ये पूरा हो गया. इसके अलावा आर्टिकल 1 सब क्लास 3 कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आर्टिकल 1 सब क्लास 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. इसमें बात की गई है कि इंडिया की टेरिटरी क्या क्या होगी. तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की टेरिटरी होगी, सारे जितने इंडियन स्टेट्स हैं वो इंडियन टेरिटरी में आएंगे, जितने यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो इंडिया के अंदर आएंगे और ऐसे दूसरे जो भी टेरिटोरियल एरियाज़ हैं जिसको कि एक्वायर कर लिया जाए इंडिया के द्वारा वो सब भी इंडिया में आ जाएंगे. मतलब सारे स्टेट्स, सारे राज्य जो इंडिया में आ जाएंगे, सारे संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज ये भी इंडिया में आते हैं और ऐसे दूसरे राज्य जो कि हमारी सरकार या हमारा देश उसका एक्वायर कर ले, जिसको अपग्रेड कर ले, वो भी इंडिया के पार्ट में आ जाएगा. तो विद इन इंडिया में ये सारी चीज़ें आएंगी, स्टेट, संघ राज्य क्षेत्र और दूसरे राज्य क्षेत्र जो कि हम एक्वायर कर लेते हैं. ठीक है, जो जुरिसडिक्शन इंटर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है 3 तरह का इसमें है. ये लैंड में हो सकता है, एयर स्पेस हो सकता है एंड टेरिटोरियल वाटर. ठीक है, जो इंटर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है इसमें 3 कैटेगरी है. ठीक है, कि इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर लैंड भी होता है, इंडिया के अंदर एयर स्पेस भी होता है और इंडिया के अंदर टेरिटोरियल वाटर भी इंडिया का होता है. ठीक है, लैंड अभी इसने आपको बताया ये सारे राज्य, सारे यूनियन टेरिटरीज और सारे ऐसे क्षेत्र जो कि इंडिया एक्वायर कर लेती है ये लैंड में आ जाएंगे. लैंड के अंदर रिवर्स, जो रिवर्स भी हमारे देश के अंदर चलती रहती हैं, रिवर्स भी लैंड की कैटेगरी में आ जाएंगे. तो ये जितनी भी टेरिटरी आर्टिकल 1 सब क्लास 3 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सारे लैंड में आ जाएंगे. मतलब यहाँ पर हमारे देश के अंदर किसी भी राज्य में, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर आता है और ऑफेंस करता है तो उस पर IPC अप्लाई होगा. अब यहाँ पर सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग एनी पर्सन वर्ड यूज़ किया गया है कि ऑफेंस किसी के भी द्वारा किया जाए. अब एनी पर्सन मीन्स दैट पर्सन में बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट पर्सन में बी ए फॉरेनर, दैट पर्सन में बी ऑफ एनी रिलीजन और कास्ट और डेजिग्नेशन, इट डज नॉट मैटर. तो एनी पर्सन वर्ड यूज़ किया गया सेक्शन 2 में कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस करता है IPC के मतलब IPC में डिक्लेयर किया गया हो कि ये एक्ट या ओमिशन ऑफेंस की कैटेगरी में आता है और ऐसा एक्ट या ओमिशन कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर करेगा तो उस पर IPC अप्लाई होगा. तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इंडियन सिटीजन इंडिया के अंदर ऑफेंस करता है उस पर भी IPC में अप्लाई करेंगे. कोई फॉरेनर आ जाता है
और इंडिया के अंदर कोई ऐसा एक्ट करता है जो आईपीसी के अकॉर्डिंग ऑफेंस है, तो उस पर भी आईपीसी अप्लाई होगी, भले ही उस फॉरेनर की खुद की कंट्री में वो एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में ना आता हो। इससे में नहीं मतलब होता है हमारे देश में अगर कोई एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में आता है और कोई फॉरेनर आके हमारे यहाँ पर उस ऑफेंस को करता है तो ही शैल बी पनिश अकॉर्डिंग टू आईपीसी। आईपीसी के अकॉर्डिंग उसको हम पनिश करेंगे। ये नहीं कह सकता है कि दिस एक्ट इज़ नॉट ऑफेंस इन माई कंट्री, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं किया गया है, देसी विदेशी हो सकता है, किसी भी जाति धर्म या पद का हो सकता है, सभी पर आईपीसी अप्लाई होती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, एयर स्पेस, भूमि के अलावा एयर स्पेस जो हमारा होता है वहाँ भी हमारी जुरिडिक्शन होती है। अब एयर स्पेस मतलब वायु का क्षेत्र जो होता है, अब एयर स्पेस कितनी हमारी हो सकती है, किसी देश की कितनी हो सकती है, तो ये कहा जाता है कि जितना एयर स्पेस हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे टेरिटरी में आ जाएगा। जनरली जिस हाइट पर प्लेन्स उड़ती हैं वो हम कहते हैं कि वो एयर स्पेस उस देश का होता है, ठीक। तो जो भी हमारी कंट्रोलिंग पावर है, जितने ऊंचाई तक हम कंट्रोल कर सकते हैं एयर स्पेस को, वो हमारे जुरिडिक्शन में आएगा। तो अगर हमारे एयर स्पेस में कोई प्लेन जा रही है और उस प्लेन के अंदर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो विदेशी हो चाहे हमारे देश का हो, उस व्यक्ति ने अगर कोई ऑफेंस किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट में आईपीसी अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि हमारे एयर स्पेस में वो उस वक्त जा रहा था, ठीक। तो कोई भी प्लेन अगर हमारे एयर स्पेस से होकर गुजर रही है और उस दौरान उस प्लेन के अंदर कोई ऑफेंस किया जाता है तो उस पर भी आईपीसी अप्लाई होगी। तो एयर स्पेस सारा आ गया। थर्ड है टेरिटोरियल वाटर। लैंड और एयर के अलावा टेरिटोरियल वाटर भी होता है, जो हमारा समुद्र का एरिया होता है, समुद्र के भीतर भी कुछ दूरी तक आईपीसी अप्लाई होती है, वो हमारी टेरिटोरियल वाटर की कैटेगरी, मतलब हमारे क्षेत्राधिकार में वो एरिया आता है। तो जनरली ये माना गया है 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। जो हमारी बेस लाइन है, मतलब समुद्र का जो किनारा है, उससे 12 नॉटिकल माइल्स सी के अंदर समुद्र के भीतर का जो डिस्टेंस होती है, जो एरिया होता है, वो हमारे टेरिटोरियल वाटर में आता है, ठीक। हमारे क्षेत्राधिकार में वो चीज़ें आती हैं, ठीक। तो समुद्र का जो बेस लाइन होता है, समुद्र के किनारे से समुद्र के भीतर 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर भी अगर कोई ऑफेंस किया जाता है तो उस पर भी आईपीसी अप्लाई होता है, ठीक। तो जहाँ कहीं पूरा हमारा जो भी एरिया है, समुद्र का एरिया है, जो भी हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, उस बॉर्डर लाइन से समुद्र के भीतर जो 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी होती है उस पर, मतलब अगर उस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर कोई फॉरेनर है, वो कोई ऑफेंस करता है तो उस पर आईपीसी लागू हो जाएगी। अगर कोई शिप है, उस शिप के भीतर कोई फॉरेनर ऑफेंस करता है तो उस पर भी आईपीसी अप्लाई हो जाएगी, ठीक। तो 3 तरह का जुरिडिक्शन होता है इंट्रा, एक तो लैंड होता है, दूसरा है एयर स्पेस हो गया, और तीसरा है जो टेरिटोरियल वाटर होता है, मतलब समुद्र के भीतर भी 12 नॉटिकल माइल्स तक आईपीसी लागू होती है। इस एरिया में अगर कोई ऑफेंस होता है तो उस पर आईपीसी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये जो जुरिडिक्शन हमने बात किया है, इसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब विद इन इंडिया जो लैंड, एयर स्पेस और टेरिटोरियल वाटर में हम आईपीसी लागू करते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर कि आईपीसी अप्लाई नहीं होती है, भले ही वो विद इन इंडिया ऑफेंस किया गया होता है। तो ये हमें एक्सेप्शन देख लेते हैं। ये अपवाद हैं कि किन लोगों पर आईपीसी अप्लाई नहीं होगी। फर्स्ट है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, इन पर आईपीसी अप्लाई नहीं होती है। आर्टिकल 361 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रिविलेज देता है कि जब तक वो ऑफिशियल ड्यूटी में हैं, जब तक वो एज ए प्रेसिडेंट या एज ए गवर्नर एक्ट कर रहे हैं, तब तक ना तो उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है और ना ही कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंटिन्यू की जा सकती है। मतलब कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाता है
प्रेसिडेंट अपॉइंट होने के बाद में अगर उसने कोई ऑफेंस किया हुआ है तो कोई भी क्रिमिनल कोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करे या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में ट्रायल कर सके। तो किसी भी कोर्ट को ये जुरिडिक्शन नहीं है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सके। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जिस समय कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर अपॉइंट किया गया हो सकता है पहले से ही कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में चल रही हो, तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट या गवर्नर अपॉइंट होगा तुरंत ही वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होगी वो बंद कर दी जाएगी, वो जारी नहीं रखी जा सकती। ठीक, तो ये जो इनको प्रिविलेज मिला हुआ प्रेसिडेंट और गवर्नर का तब तक मिला है जब तक कि वो अपने पद पर बने हुए हैं। एक बार जब अपने पद से वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जो भी उन्होंने एक्ट किया हुआ था ड्यूरिंग द टेन्योर या उसके पहले जो भी ऑफेंस किया हुआ था उसके लिए उनका बाद में ट्रायल हो सकता है। बट जब तक वो एज ए प्रेसिडेंट हैं या एज ए गवर्नर काम कर रहे होते हैं तब तक उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती है और ना ही कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 361 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो हमारा भारतीय संविधान है। इसका अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को सुरक्षा देता है कि इनके अगेंस्ट में कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं करी जा सकती है जब तक कि अपने पद पे बने हुए हैं। ठीक है, सेकेंड है फॉरेन सॉवरेन, विदेशी संप्रभु। ठीक है, फॉरेन सॉवरेन विदेशी संप्रभु। जो विदेशी संप्रभु होते हैं फॉरेन सॉवरेन मीन्स जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, हेड ऑफ कंट्री होते हैं, जो दूसरे देशों के प्रेसिडेंट, किंग या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, इनके अगेंस्ट भी आईपीसी अप्लाई नहीं होती है। ये इंटरनेशनल लॉ के बेस पर है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है दूसरे देशों के बीच में, वहाँ पे तय किया गया है कि कोई भी जो सावरिन मतलब होता है हर एक जो इंडिपेंडेंट कंट्री होती है वो सावरिन कंट्री होती है और उसका जो हेड होता है वो सावरिन माना जाता है। तो क्योंकि हर एक कंट्री को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी कंट्रीज़ के हेड इक्वली माने जाते हैं, तो इसलिए अगर कोई भी कंट्री का हेड किसी दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ भी उसकी वही हैसियत होती है कि वो किसी के अधीन नहीं है, वो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जैसा ही रहता है। ठीक, तो फॉरेन सॉवरेन जो होते हैं मतलब हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं, दूसरे देशों के जो किंग होते हैं या प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ये लोग जब दूसरे देश मतलब हमारे देश पे ये लोग जब आएंगे और उस वक्त अगर इन्होंने कोई ऑफेंस किया हुआ है तो इनके अगेंस्ट भी आईपीसी अप्लाई नहीं होती। सपोज़ करिए अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में आता है और जब वो इंडिया में होता है उस वक्त उसने किसी का मर्डर कर दिया, कोई भी ऑफेंस कर देता है, इस कंडीशन में हमारी आईपीसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में अप्लाई नहीं हो सकती है क्योंकि उसको इम्यूनिटी मिली हुई, सुरक्षा मिली हुई। हम बस इतना कर सकते हैं कि उनके देश से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी एक्शन उनकी कंट्री चाहे वो एक्शन ले सकती है, बट हम उसके अगेंस्ट में ट्रायल उसका नहीं कर सकते हैं। तो सारे देशों को ये अधिकार मिला हुआ है, जैसे हमें मिला है दूसरे देशों को भी मिला हुआ है कि जो भी फॉरेन सॉवरेन होता है वो किसी भी देश में जाएगा तो उस देश के पीनल लॉ उस पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तीसरा एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर पर भी आईपीसी अप्लाई नहीं होती। आप जानते होंगे हर एक कंट्री दूसरे देश में अपना एक एजेंट रखती है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखती है जिसको हम कहते हैं एम्बेसडर, जिसको हम राजदूत कहते हैं। जैसे हमारा एम्बेसडर अमेरिका में होगा, अमेरिका का एम्बेसडर, अमेरिका का राजदूत हमारे यहाँ होगा। तो ये लोग कम्युनिकेशन गैप ना होने पर इसलिए ये लोग दूसरे कंट्रीज़ में रखे जाते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी कंट्री को। तो जो भी एम्बेसडर होते हैं, जो भी राजदूत होते हैं, इन पर भी आईपीसी अप्लाई नहीं होगी। जैसे हमारे यहाँ जो एम्बेसी है जहाँ पे अलग अलग देशों के राजदूत रहते हैं उन पर आईपीसी अप्लाई नहीं होगी। अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो हम उस पर आईपीसी अप्लाई नहीं करते, क्योंकि सपोज़ किया जाता है जो एम्बेसी का एरिया होता है, जो दूतावास होता है जहाँ पे राजदूत रहते हैं, वो उस कंट्री का एरिया होता है जिस कंट्री की वो होते हैं। जैसे अमेरिकन एम्बेसी अगर दिल्ली में है तो जिस एरिया में वो बिल्डिंग बनी हुई है ये सपोज़ किया जाता है कि मानो वो एरिया अमेरिका का ही हो। ठीक, तो ये भी इंटरनेशनल लेवल पर जो एग्रीमेंट हुए हैं देशों के बीच में उसके बेस पे इम्यूनिटी मिली हुई है कि जो एम्बेसडर होते हैं इन पर आईपीसी अप्लाई नहीं होती, मतलब लोकल जो भी पीनल लॉ होते हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। इसी तरीके से डिप्लोमेट जो राजनयिक होते हैं, डिप्लोमेट राजनयिक होते हैं मीन्स
जैसे किसी देश ने कोई एक रिप्रेजेंटेटिव दूसरे देश में भेजा बातचीत करने के लिए, या यूएनओ है या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसने किसी को भेजा किसी देश में बातचीत करने के लिए, तो जब वो उस देश में जाते हैं तो वहाँ उनको इम्यूनिटी मिली होती है और उस देश के पीनल लॉ उन पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो हमारे देश में अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट कोई विदेशी राजनयिक आता है और यहाँ पे आके कोई ऑफेंस करता है तो उस पर भी जो हमारी कोर्ट है, नॉर्मल कोर्टें होती हैं, इनको जुडिक्शन नहीं होता है, ये उसके खिलाफ आईपीसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से एलियन एनिमी, विदेशी शत्रु, ठीक है। एलियन एनिमी मतलब विदेशी शत्रु। जो एनिमी होती हैं, एनिमी हम किसको बोलते हैं? अगर किसी कंट्री के साथ वार हो रही है, युद्ध छिड़ा हुआ है, तो उस दौरान जो युद्ध में शामिल लोग होते हैं वो हमारे एनिमी होते हैं। जैसे कोई सैनिक है, मान लो इंडिया पाकिस्तान में वार छिड़ जाती है, कोई पाकिस्तान सैनिक अगर कोई ऑफेंस करता है, कोई भी एक्ट करता है, तो उस पर आईपीसी अप्लाई नहीं होगी, बल्कि उस पर मिलिट्री को एक्ट करना होता है, मिलिट्री उसको अरेस्ट करेगी, मिलिट्री को तय करना होता है कि इसके साथ क्या करना होता है। लेकिन जो आईपीसी होती है वो आईपीसी उस पर अप्लाई नहीं होती, ठीक। लेकिन ये जो इम्यूनिटी मिली हुई है एलियन एनिमी की, विदेशी शत्रुओं की, ये कब इम्यूनिटी मिली हुई है? जबकि वो जो एक्ट किए हैं, उनके द्वारा किए गए हैं, वो वार से रिलेट करता हो, मतलब युद्ध से संबंधित उन्होंने कोई एक्ट किया हो, तभी उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, अदरवाइज उनको इम्यूनिटी नहीं मिली। जैसे शत्रु की, कोई शत्रु है, वो चोरी करता है हमारे एरिया में आकर के, डकैती करता है, मर्डर करता है, तो वहाँ पे उस पर आईपीसी अप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर वार से रिलेटेड हो, कोई एक्ट करता है, युद्ध से संबंधित कोई कार्य कर रहा है वो, तो वहाँ पे आईपीसी अप्लाई नहीं होती है। इसी तरीके से 6 है फॉरेन आर्मी, विदेशी सेना, ठीक। कोई फॉरेन आर्मी हमारे देश की परमिशन से अगर हमारी टेरिटरी में आई हुई है तो उस पर भी आईपीसी अप्लाई नहीं होता। वह अगर मेरी मतलब हमारे देश की परमिशन, अगर कंसेंट है, कंसेंट से विदेशी सेना हमारी धरती पर आई हुई है, हमारे देश में आई हुई है, और वहाँ पे उन्होंने कोई अगर एक्ट किया है, कोई ऑफेंस किया हुआ है, तो उस पर भी नॉर्मल कोर्टों को पावर नहीं है, उस पर भी आईपीसी अप्लाई नहीं होती है। वो पॉलिटिकल लेवल पर बातें की जाती है कि इनके साथ क्या करना है, बट आईपीसी उस पर अप्लाई नहीं होती, ठीक है। 7वां है वारशिप। वारशिप्स युद्धपोत, ठीक है। युद्धपोत होता है, वारशिप होता है, ये भी अगर हमारे टेरिटोरियल वाटर के अंदर कोई वारशिप है, विदेशी वारशिप आई हुई है, हमारी परमिशन से आई हुई है, तो उस पर भी आईपीसी अप्लाई नहीं होता अगर उस युद्धपोत के अंदर कोई ऑफेंस किया जाता है, ठीक। तो ये सारे 7 एक्सेप्शन हैं, जबकि इंडिया के अंदर ऑफेंस किए गए होते हैं फिर भी आईपीसी अप्लाई नहीं होती है। प्रेसिडेंट गवर्नर को छूट मिली हुई है, विदेशी संप्रभु उनको छूट मिली हुई है, जो राजदूत होते हैं दूसरे देशों को उनको छूट मिली हुई है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको छूट मिली हुई है, जो विदेशी शत्रु होते हैं उन पर आईपीसी लागू नहीं होती है, जो विदेशी सेना हमारी कंट्री में आई होती है उस पर आईपीसी नहीं लागू होती है, और लास्ट में जो वारशिप होती है, युद्धपोत होते हैं, इन पर भी अगर कोई ऑफेंस किया गया होता है तो उस पर आईपीसी लागू नहीं होती है, ठीक। थैंक यू।